कहीं तिरंगा राखी की धूम है। तस्वीरें झांसी की हैं, जहां बहनों को तिरंगा राखी खूब पसंद आ रही है, यानी भाई बहन के प्यार में देशभक्ति का रंग भी घुल मिल गया है। इसी तरह एक खूबसूरत तस्वीर अटारी बॉर्डर से आई है। सरहद की रक्षा में तैनात जवानों को राखी बांधी गई। ये जवानों के लिए देश की बहनों का प्यार है, उनका सम्मान है। दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर गया से भी आई है, जहां पीएम मोदी के लिए खास राखी तैयार की गई है। इसी तरह कहीं इको फ्रेंडली राखी का क्रेज है, तो कहीं पेड़ों को राखी बांधी गई है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जवानों को राखी बांधने का दृश्य भी आपने देखा, और अब ये पीएम मोदी के लिए जो राखी तैयार की जा रही है, आपको बता दें कि ये राखियां वृंदावन में तैयार की गई हैं। जो विधवा महिलाएं हैं, उन्होंने खासतौर से राखियां तैयार की हैं। महिलाओं का एक समूह, उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 1000 राखियां वो पीएम मोदी को भेंट करेंगी, और लगातार इस काम में वो जुटी हुई हैं। कल राखी का त्योहार है और उनकी कोशिश है कि पीएम मोदी तक ये राखियां पहुंच जाए। और ये तस्वीर अब आपके सामने है इको फ्रेंडली राखी की। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं एक ट्रेंड हर त्योहार पर यह है कि तमाम लोग त्योहार मनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं और इसकी दिशा में कदम भी उठाते हैं। उसी दिशा में उठाया गया ये इको फ्रेंडली राखियों का कदम है। और ये देखिए, पर्यावरण संरक्षण का एक और संदेश देती ये तस्वीर। पेड़ों को राखी बांधी जा रही है। राखी के त्योहार के कई अद्भुत और ये खूबसूरत रंग पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। यहां एक खास किस्म की राखी की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। ये राखी खासतौर से महाकाल के लिए तैयार की गई है। महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी जाएगी। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर में कल सुबह भस्म आरती के दौरान राखी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए भस्म आरती करने वाले पुजारी के परिवार की महिलाओं ने राखी बनाकर तैयार की है। उज्जैन में हर तीज त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से होती है। सबसे पहले भक्तजन बाबा महाकाल के साथ धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। उसके बाद नगर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कोई भी त्योहार मनाया जाता है। इसलिए राखी के दिन यानी गुरुवार को तड़के होने वाली भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार की ओर से ये महिलाएं भगवान महाकाल को राखी समर्पित करेंगी। बाबा महाकाल को बंधने वाली राखी बनकर तैयार है। इसे यहां महाकाल मंदिर की पुजारी परिवार की माताओं बहनों ने मिलकर तैयार किया है। करीब 4 दिन पहले से ही पुजारी के परिवार की महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी थी। 4 दिन की मेहनत के बाद भगवान महाकाल की राखी बनकर तैयार हुई है। भगवान महाकाल के लिए रत्न जड़ित मोरपंखी राखी बनाई गई है। 4 फीट की राखी शैव और वैष्णव परंपरा के मुताबिक बनाई गई है। राखी के दिन भगवान महाकाल को सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया जाएगा, जिसके लिए महाकाल मंदिर परिसर में 4 दिन पहले से काम शुरू हो चुका है। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इसे लेकर लोगों के जहन में सवाल है। आपको बता दें कि कल और परसों दोनों दिन अच्छे मुहूर्त हैं, लेकिन आपको समय का ध्यान रखना होगा। सुनिए शैलेंद्र पांडे जी क्या बता रहे हैं। 11 अगस्त को सुबह 10:38 के बाद कभी भी आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना सही होगा, सुबह के 10:38 के बाद। तो फिल्मों का रंग आपने देख लिया, राखी के रंग आपने देख लिए। अब जरा बात कर लेते हैं दिल की। जी हां, दिल का दौरा कब किसे कहां पड़ जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपने दिल को संभाल कर रखिए। आज जिम करते वक्त कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को अचानक दिल का दौरा पड़ा। हालांकि अब वो स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, इस रिपोर्ट में देखिए। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज सुबह जब होटल से निकले तो जिम पहुंचे और वहां जाकर ट्रेडमिल पर वॉक शुरू किया। लेकिन इसी वर्कआउट के दौरान अचानक वो बेहोश हो गए, जिसके बाद आनंद फानंद में उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक की तस्दीक की। इस खबर पर उनके भाई और प्यारों ने भी मोहर लगाई और बताया राजू श्रीवास्तव होटल के जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जिस वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया उस दौरान राजू ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे थे। वॉक करने के दौरान उन्हें अचानक चेस्ट पेन हुआ और वो गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस खबर का जैसे ही राजू श्रीवास्तव के दोस्तों को पता चला, उनके दोस्तों ने उनके घर वालों को फोन किया और जानने की कोशिश की आखिर कॉमेडी किंग को हुआ क्या और उनकी तबीयत अब कैसी है। सडनली ये जब खबर मुझे दोस्तों द्वारा पता चली, कुछ न्यूज मीडिया के दोस्तों के द्वारा, तो मैंने उसको सच नहीं समझा और फिर सीधा फोन किया राजू श्रीवास्तव जी के छोटे भाई दीपू, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो दीपू ने मुझे बताया कि वो सब दिल्ली में ही एम्स में है, भर्ती है। उनको जिम में वो कर रहे थे, एक्सरसाइज कुछ कर रहे थे, तो उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको एडमिट किया गया एम्स में, दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया। लेकिन अब पता चला कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है, स्वस्थ है और सब परिवार वाले खुश हैं। राजू श्रीवास्तव स्वस्थ हैं, लेकिन सवाल है कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट करने के दौरान हार्ट अटैक क्यों आया, इसकी वजह क्या हो सकती है। नॉर्मली स्वेटिंग होना बड़ा कॉमन है जब आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हो, बट लेकिन कभी आपको अचानक से बहुत सीवियर स्वेटिंग होने लगे, चक्कर सा आने लगे या छाती में दर्द सा होने लगे, तो इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। कई बार ये सिम्टम्स हार्ट के हो सकते हैं और आपको ये परेशान कर सकते हैं। तो हमारे को अपने ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज और जिम आवर्स हमें अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन से भी देखा गया कि हार्ट की नाड़ी में क्लॉट बन जाता है। तो हाइड्रेशन प्रॉपर हो, और अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स लगने लगे जैसे कि भारीपन लगे या अचानक से चक्कर आने लगे या सडनली सांस फूलने लगे, तो इस सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और इमीडिएटली एक्सरसाइज स्टॉप करें और मेडिकल अटेंशन दें। दरअसल राजू श्रीवास्तव दिल्ली में नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे और एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां जिम करने के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। फिलहाल राजू श्रीवास्तव की तबीयत स्थिर है और उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है। राजू श्रीवास्तव वो शख्सियत हैं जिसने कानपुर से आकर पहले मायानगरी मुंबई में बुलंदी हासिल की, टीवी में कॉमेडी शोज किए और भारत के पहले ऐसे कॉमेडियन बने जिन्होंने शोहरत का स्वाद चखा। पाउडर वाली से करो, क्यों कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। समझ गया, सब इस्तेमाल करके बैठे हैं यहाँ पे। फिलहाल राजू श्रीवास्तव सिर्फ कॉमेडी ही नहीं करते बल्कि सियासत में भी सक्रिय हैं। जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई, उनके फैंस परेशान हो गए। हालांकि अच्छी खबर यह है कि राजू अब स्वस्थ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अचानक दिल का दौरा पड़ना वाकई गंभीर स्थिति है, लेकिन देश के ज्यादातर लोग समझते हैं कि हृदय रोग बुढ़ापे की बीमारी है जो 50 से 60 की उम्र में शुरू होती है। लेकिन सच ये है कि हार्ट अटैक झेलने वाले लोगों में बहुत बड़ी संख्या 50 साल से कम उम्र के लोगों की है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में आज करीब 5 करोड़ 40 लाख लोग दिल की बीमारी से लड़ रहे हैं, जबकि 1990 में यह संख्या 2 करोड़ 50 लाख थी। डॉक्टरों की माने तो भारतीय शहरों में रहने वाले 64% लोगों में हार्ट रिस्क की बड़ी वजह गलत लाइफस्टाइल यानी खराब जीवन शैली है। जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, शराब और सिगरेट जैसी आदतें हैं। आंकड़ों की माने तो 90% तक दिल की बीमारियां खराब लाइफस्टाइल और डिप्रेशन की वजह से होती हैं, जबकि दिल की बीमारी के लिए हमारे जीन्स यानी आनुवांशिक संरचना का योगदान सिर्फ 10% है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर हार्ट अटैक क्यों आता है और क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हार्ट अटैक क्या है ये बताते हैं। जब शरीर की सारी नसों में खून का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता, तो ऐसे में खून जमने की समस्या या क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। इस क्लॉटिंग की वजह से खून हृदय तक पहुंचने नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हृदय को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। इसी स्थिति को हार्ट अटैक कहा जाता है। अब सवाल है कि हार्ट अटैक क्यों आता है, बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग कैसे शुरू होती है और क्यों होती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा अचानक जरूर आता है, लेकिन ये बिना संकेत दिए नहीं आता। दरअसल हार्ट अटैक आने के कई कारण हैं। अब जरा इन्हें भी समझ लीजिए। पहला है डाइट। आजकल हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत मिलावट है। अनहेल्दी खाने की वजह से हार्ट भी अनहेल्दी होता जा रहा है। जंक फूड खाना या ज्यादा मसालेदार खाना भी कहीं ना कहीं दिल के दौरे की वजह बन रहा है। दूसरी वजह है आनुवंशिक। कुछ लोगों के परिवार में दिल की बीमारियों का इतिहास देखा जाता है, यानी घर परिवार में पहले भी कोई ना कोई दिल की बीमारी से पीड़ित होता है। ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में इन लोगों को डॉक्टर समय समय पर अपने हार्ट का चेकअप करवाने की सलाह देते हैं और ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहते हैं। तीसरी वजह है हाई ब्लड प्रेशर। ज्यादातर समय हार्ट अटैक की बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर को ही माना जाता है, यानी बीपी बढ़ने से
हार्ट पर अनावश्यक तनाव बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखें। वहीं चौथा कारण है मोटापा। अगर आप ज्यादा मोटे हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा व्यायाम करते हैं तो इससे भी हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। पांचवा कारण है नशा, यानी स्मोकिंग और ज्यादा ड्रिंक करना हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं। नशा करने वाली चीजों का ज्यादा सेवन करने वालों को भी दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। वहीं मानसिक तनाव को भी डॉक्टर हार्ट अटैक आने की बड़ी वजह मानते हैं। प्रेशर, तनाव और ज्यादा टेंशन लेने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसलिए कोशिश करें कि तनाव ना लें। हार्ट अटैक आने की वजह तो हमने आपको बता दी, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि आप इस दिल की बीमारी से कैसे बचेंगे। इसे समझने के लिए हमने कार्डियक सर्जन और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रिहान से बातचीत की। देखो, जनरली हेल्थी रहना आज के दिन में बहुत ही अच्छा है अपनी लाइफ के लिए। क्यों कि एक तो आपको जो है एक्टिविटी लेवल जो आपका है वो सिंपल हो जाता है। दूसरा कि आपको और बीमारियां बहुत कम होती हैं। तो इसीलिए इसके 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, 3 ही पहलू है। एक तो आपको अपना वेट बिल्कुल जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं आइडियल बॉडी वेट के 10% ऊपर नहीं बढ़ने देना और 10% नीचे नहीं गिरने देना। आइडियल बॉडी वेट की बैंड में रहना है। और किसी को भी पता लग सकता है, चार्ट्स अवेलेबल हैं कि हाइट और एज के को मिला के आइडियल बॉडी वेट निकल जाता है। अगर जो ऐसा आप अपने को रखेंगे और अपनी जो डाइट है उसमें ये ख्याल रखेंगे कि वेट नहीं बढ़े और ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी है, क्योंकि उससे फिर जो बॉडी में भी जो चर्बी ऐड होती है, उनकी ब्लड में जो चर्बी मिलती है वो भी डेंजरस होती है। दूसरा है कि आपको एक्सरसाइज करना है, साथ साथ अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पूरा प्राइम्ड रखने के लिए। अब हम कहते हैं कि 40 मिनट तो हर हफ्ते में 4-5 बार एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। और एक्सरसाइज हम डिफाइन करते हैं कि अगर जो आप ब्रिस्क वॉक पे जाएं, जैसे 40 मिनट में 4 किलोमीटर आप कवर करें, तो वो आपकी कार्डियक एक्सरसाइज के लिए बेस्ट है। जैसे मैंने बोला, फैमिली हिस्ट्री है जो हार्ट डिजीज वगैरह की, तो पहले एक्सरसाइज करने से पहले अपना चेकअप जरूर करा लें, क्योंकि ये हिडन है। लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं, तो इसलिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि हार्ट डिजीज तो एक साइलेंट किलर के तौर पे बिहेव करती है कई बार। तीसरी चीज ये है कि आप आज के दिन स्ट्रेस बिल्कुल बढ़ गया है। स्ट्रेस से बॉडी का सारा सिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो अगर जो हम एक रिलैक्सेशन, जो योगा एंड प्राणायाम इज द सबसे अच्छी जो है तरकीब है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अगर जो उसका आप इस्तेमाल करें, अपनी एक्सरसाइज मॉडरेशन में करें और डाइट अपनी मॉडरेशन में रखें, तो दैट इज द बेस्ट चांस यू कैन बी टू, मतलब कि आप ठीक रहोगे। अब उसके साथ साथ अगर जो कोई टोबैको है यूज करता है या कोई ऐसी नेगेटिविटी है बॉडी माइंड में सारा टाइम, उनके रिस्क और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये 5 चीजों का ध्यान रखना है कि टोबैको किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। 3 चीजें मैंने पहले बता दी, जो एक्सरसाइज, डाइट और डिस्ट्रेसिंग है। और चौथा है, वो 5वीं चीज है कि हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग करें, लोगों की हेल्प करें, तो यू फील मच मोर रिलैक्स एंड योर बॉडी इज मोर in at peace than if you are indulging in negative activity. अब सवाल यह भी उठता है कि हार्ट अटैक का जिम करने से क्या कनेक्शन है, यह समझना भी जरूरी है। जिम करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि दिल की बीमारी का खतरा ना बढ़े? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी संवाददाता मिलन शर्मा ने जिम ट्रेनर से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। जब हम बात करते हैं गुड जिमिंग प्रैक्टिसेस की, तो ज्यादातर देखा जाता है कि जो लोग
या जो मर्द जिम आते हैं वो गुड लुक्स के लिए या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हैं, तो इस प्रैक्टिस को कैसे कम किया जाए, या जो मिथ है इसके अराउंड कि सिर्फ गुड लुकिंग आपको होना है तो आपको जिम करना जरूरी, ये कैसे बस्ट किया जाए मिथ? देखिए, एक अच्छी बॉडी होना या अच्छी बॉडी को बनाना एज अ बाय प्रोडक्ट, आप जब एक अच्छी हेल्दी डाइटिंग प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी भी तरीके के वर्कआउट प्लान पे जाते हैं, एक अच्छी बॉडी आपका बाय प्रोडक्ट की तरह निकल के आती है। लेकिन जब हम उस बाय प्रोडक्ट को ही पूरी तरीके से सिर्फ अपनी रिजल्ट की तरह देखते हैं कि सिर्फ मेरे को एक अच्छी बॉडी चाहिए किसी भी तरीके से, मैं क्रैश डाइटिंग करूं या मैं किसी भी तरीके के ऐसा सामान लूं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं, वहां पर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। एक अच्छी बॉडी के लिए फोकस करना या वर्क करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप अच्छी प्रैक्टिसेज या अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेज के साथ उसे एज अ बाय प्रोडक्ट देखते हैं, वो एक सही तरीका है। तो जो ज्यादा टाइम ट्रेडमिल पर बिताते हैं या अपने आप को एक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर देते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? अगेन, हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। वर्कआउट भी एक लिमिट तक ही अच्छा है। 40 से 50 मिनट्स का जब एक बैलेंस वर्कआउट रहता है, चाहे वो ट्रेडमिल हो या वेट ट्रेनिंग हो, वो बॉडी में अनडाउटेडली बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। लेकिन अगेन, हम लोग एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जब हर चीज हमें बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए। तो अगर मैं कहने लगूं कि अगर मेरे को 1 घंटे में इतना मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 2 घंटे में वर्कआउट करूंगा वो और ज्यादा होगा। हमारी बॉडी इस तरीके से काम नहीं करती है। हमें 40 से 50 मिनट का ही वर्कआउट अपना ड्यूरेशन रखना चाहिए, जिसमें हम वेट्स भी करेंगे, ट्रेडमिल भी करेंगे, आपका फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट भी होगा, योगा भी होगा। जब एक बैलेंस वर्कआउट करते हैं, उसमें एक बॉडी आप हेल्दी एनवायरमेंट में लेके जा रहे हैं। जो अक्सर कहा जाता है कि जो लोग जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट में चेंजेस करते हैं, उन्हें ये प्रोटीन शेक्स वगैरह लेने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर्स से जब हमने बात की तो वो एडवोकेट नहीं करते हैं प्रोटीन शेक्स लेना, बिकॉज उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या वो आपकी बॉडी को सूट कर रहे हैं या नहीं, वो एक अलग चीज़ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। प्रॉब्लम प्रोटीन सप्लीमेंट्स में नहीं है। जो आज का लाइफस्टाइल है, हम लोग अगर नेचुरली अपना प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा कर पाए, प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन कोई एलियन सब्सटेंस नहीं है जो हम अपनी बॉडी में जा रहे हैं। हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। हम दूध पीते हैं, आज के टाइम में हर कोई दूध पी रहा है, तो जो प्रोटीन है, वे प्रोटीन जिसे आज के टाइम में सबसे फेमस है, वो उसी दूध का बाय प्रोडक्ट है। बस हम लोगों को पता बहुत बाद में चला है कि वो किस चीज से बन रहा है, लेकिन वे प्रोटीन अनहेल्दी नहीं है। लेकिन कितना चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, ये अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली खबर का। देश की नौकरशाही पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो काम करने की बजाय अड़ंगा लगाती है, यानी काम अटकाती है, भटकाती है, लटकाती है, और नतीजा ये होता है कि योजनाएं समय पर पूरी नहीं होती या कई बार शुरू भी नहीं होती। सवाल है कि उपाय क्या है? मोदी सरकार में पहले से बेहतर वर्क कल्चर हुआ है, जवाबदेही तय हुई है, वक्त पर काम पूरा करने का दबाव बढ़ा है, और यह सब हुआ है नितिन गडकरी जैसे मंत्रियों की वजह से, जिनके काम का स्टाइल अलग है। उनको नियम कायदे से ज्यादा नतीजे की फिक्र होती है, विकास की चिंता है। इसलिए वो साफ कहते हैं कि अगर जरूरी लगे तो नियम को दरकिनार करो, क्या करना है ये तय सरकार करेगी, और अफसर यस सर कहते हुए काम पूरा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अगर बात देश के विकास की हो, गरीबों के कल्याण की हो, तो सारे नियम तोड़ दो और नियम पर चलना छोड़ दो। काम करने का यही अंदाज है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। नजर मंजिल पर, यानी अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख पर रहती है। अटकाने और भटकाने वाले रवैये को प्रधानमंत्री मोदी पसंद नहीं करते, और इसी तरह अड़ंगा लगाने वाले अधिकारी नितिन गडकरी को नहीं सुहाते। इसलिए केंद्रीय मंत्री ने दो टूक अंदाज में अफसरों से कह दिया है कि सरकार हम चलाएंगे, हम चाहें तो नियम बदलेंगे, कानून भी तोड़ेंगे, आप बस यस सर बोलिए और काम पर चलिए। मला माहित आहे की गरिबाचं कल्याण करण्याकरता कुठलाही कायदा अडवत नाही। असा कायदा एकदा नाही 10दा तोडावा लागला तर महात्मा गांधी सांगितलं तो तोडला पाहिजे, आणि तो तोडण्याचा अधिकार आमचा आहे, कारण आम्ही मंत्री आहोत। मी नेहमी अधिकाऱ्यांना सांगतो की तुम्ही म्हणाल तसं सरकार नाही चालणार। तुम्ही फक्त एस सर म्हणायचं आणि आम्ही म्हटलं त्याचं अंमलबजावणी कधी लक्षात ठेवा। आम्ही म्हणू तसं सरकार चालेल। ये उन अफसरों के लिए नितिन गडकरी की नसीहत है जो आदतन
काम में अड़ंगा लगाकर उसकी रफ्तार धीमी कर देते हैं और इसका खामियाजा देश को उठाना पड़ता है। जो काम महीनों में पूरा हो जाना चाहिए, उनके लिए कई साल लग जाते हैं। नागपुर के जिस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अफसरों को सिर्फ ये सर कहने की नसीहत दी, वहाँ जिक्र 1995 के एक प्रोजेक्ट का हो रहा था, जब गडकरी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तब गढ़चिरौली में रास्ता बनाने के लिए वन विभाग के अफसर मंजूरी नहीं दे रहे थे। अफसर मुख्यमंत्री तक की नहीं सुन रहे थे, लेकिन तब नितिन गडकरी ने पहल की और नियमों को दरकिनार करके 450 गांवों को सड़क से जोड़ा गया। मला माहित आहे की गरिबाचं कल्याण करण्याकरता कुठलाही कायदा अडवत नाही। असा कायदा एकदा नाही 10दा तोडावा लागला तर महात्मा गांधींनी सांगितलं तो तोडला पाहिजे आणि तो तोडण्याचा अधिकार आमचा आहे, कारण आम्ही मंत्री आहोत। केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी नितिन गडकरी ने काम के साथ उसकी रफ्तार को भी तरजीह दी है और यही वजह है कि कई प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे किए गए। काम अटकाने वाले अफसरों को फटकार लगाने में उन्होंने देर नहीं लगाई। गुजरात के एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को उन्होंने निशाने पर लिया था, क्योंकि उसे बनाने में 9 साल का वक्त लग गया था। और जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। नियमों का हवाला देकर प्रोजेक्ट को रोक देना या उसकी रफ्तार धीमी कर देना लाल फीताशाही के ये सबसे बड़े लक्षण होते हैं। ये लाल फीताशाही या तो योजनाएं बंद करवा देती हैं या फिर उसकी लागत कई गुना बढ़ा देती हैं। पर गडकरी जैसे मंत्री इस लाल फीताशाही के गड्ढों को भरना जानते हैं, इसलिए उनके सड़क निर्माण के रास्ते कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता। तभी तो नितिन गडकरी आज ताल ठोक कर कहते हैं कि 2024 तक देश की सड़कें अमेरिका की तरह हो जाएंगी। मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं, और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। पिछली सरकारों की तुलना में मोदी सरकार में सड़क बनाने की रफ्तार बहुत तेज है, यानी सिर्फ घोषणा भर नहीं होती बल्कि तय समय पर सड़क बन भी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्माण का काम नौकरशाही के भरोसे नहीं है, उस पर सरकार की पूरी नजर होती है, इसलिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। We constructed road length of 50 kilometers single lane in 100 hours, longest length of flexible pavement, DBM course road construction in 100 hours. World record हो गया। This record happened on the section of Delhi Vadodara Greenfield alignment in Panchmahal district of Gujarat. फिर दूसरा रिकॉर्ड हुआ जो है 1.38 किलोमीटर, ये तो अभी बताया मैंने आपको। ये जो कंस्ट्रक्शन का है, ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड नियर वडोदरा इन 24 आवर। 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। सरहद तक नेशनल हाईवे हो या यूपी में एक के बाद एक बेमिसाल एक्सप्रेसवे, नितिन गडकरी ने विकास के साथ काम की रफ्तार को भी अहमियत दी है और जो नामुमकिन नजर आता था उसे मुमकिन कर दिखाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी
कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। कहने की जरूरत नहीं कि नितिन गडकरी ने लाल फीताशाही का इलाज तलाश लिया है और उसे काफी हद तक दुरुस्त भी कर दिया है। मंत्र आसान है, यस सर कहिए, काम पर चलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौकरशाहों को उनकी तरफ से इस सबक को समझने के लिए पहले हमें रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही का मतलब समझना होगा। तभी आसान भाषा में हम नितिन गडकरी के बयान का संदर्भ भी समझा पाएंगे। लाल फीताशाही की शुरुआत कैसे और कब हुई, ये तो कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन वेटिकन सिटी के कैथोलिक चर्च में रखे 16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसका जिक्र मिलता है। उन दस्तावेज के मुताबिक इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने कैथरीन से अपनी शादी को रद्द कराने के लिए पोप क्लेमेंट सप्तम को करीब 80 याचिकाएं भेजी थीं, जो आज भी वेटिकन के संग्रहालय में लपेटकर और लाल टेप से बंधी हुई रखी हैं। वेटिकन के आधिकारिक दस्तावेज लाल कपड़े में बांधकर ही रखे जाते हैं। ऐसी धारणा है कि व्यापार के उद्देश्य से पहली बार 1608 में सूरत बंदरगाह पर आने वाले अंग्रेजों के साथ ही ये चलन भारत पहुंचा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत और फिर 1874 में ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन आने वाले भारत में आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत रेड टेपिज्म को बढ़ावा मिला। 1947 में देश की आजादी से ठीक एक साल पहले अस्तित्व में आए आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को तो लाल फीताशाही पहचान ही बन गई। इसलिए इसको लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है कि इससे दूरी बना के रखी जाए, वरना देश के विकास में बाधक साबित हो सकती है। लाल फीताशाही को आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही या अफसरशाही से ही जोड़ा जाता है। उस नजर से लाल फीताशाही का मतलब प्रशासनिक नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। कभी कभी जिसका परिणाम ये होता है कि सिविल सेवा से जुड़े अधिकारियों का रवैया सख्त हो जाता है, विभाग की तरफ से फैसले लेने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। कई दफे तो कानून का सहारा लेकर सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी आसानी से हो जाने वाले सरकारी काम को भी जटिल बना देते हैं, जिसकी वजह से किसी काम के पूरे होने की संभावना या तो कमजोर पड़ जाती है या फिर खत्म हो जाती है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लाल फीताशाही का मतलब है किसी अहम फाइल पर सरकारी अधिकारी का कुंडली मारकर बैठ जाना या सो जाना। मतलब ये कि कोई भी फाइल सरकारी अधिकारी यानी साहब के मूड के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी। साहब का मूड अच्छा होगा तो काम फटाफट हो जाएगा, नहीं तो फाइल लाल फीते से बांधकर ऑफिस के किसी कोने में धूल खाने के लिए छोड़ दी जाएगी, जिसकी वजह से आपका या जनता का भी काम इन फाइलों में बंद होकर कई दिन या महीने या फिर कई साल धूल खाता रहेगा। और अगर काम जल्दी करवाना है तो कुछ मामलों में सुविधा शुल्क या घूस की भी व्यवस्था हो सकती है। ऐसा भरोसा होने पर अधिकारी के इशारे पर लाल फीते से बंधी हुई फाइल तुरंत खुल भी जा सकती है। महीनों तक बंद काम पूरी सरलता के साथ मिनटों में निपटाया जा सकता है। और अगर ऐसा कोई सुविधा नहीं हो पाती है तो ज्यादातर सरकारी परियोजनाएं या तो देरी से पूरी होती हैं या रुक ही जाती हैं। सिविल सेवा के अधिकारियों की तरफ से फैसले में देरी या उनको नहीं लेने का खामियाजा आम जनता के साथ सरकारें भी झेलती हैं। उस पर भी परियोजनाओं की देरी के लिए सरकारों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लंबे समय तक परियोजनाओं के अटकने से उनकी लागत भी बढ़ती चली जाती है। खनन, रेलवे, पर्यावरण समेत कई मंत्रालयों से जुड़े प्रोजेक्ट देश को रोजगार का एक बड़ा मौका भी देते हैं, पर सरकारी अधिकारियों के इस रवैये की वजह से रोजगार सृजन पर भी संकट मंडराने लगता है। इसलिए सरकारी अधिकारियों या प्रशासन से जुड़े लोगों को नियमों की आड़ में मनमानी करना छोड़ देना चाहिए। जनहित में त्वरित गति से फैसले लेना उचित होता है। नौकरशाही का लाल फीताशाही में जकड़े होने का नुकसान आम जनमानस के अलावा देश को भी पहुंचता है। विकास की पटरी पर देश की भी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। विकासशील देशों की तुलना में भी उसके पिछड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। यही वजह रही कि नौकरशाही को नसीहत देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दर्द भी छलका है। ब्यूरोक्रेसी को लेकर किसी राजनेता की तरफ से पहली बार इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी को लेकर अपनी चिंता जताई थी, जब वो दिल्ली में रक्षा विभाग के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री को चिंता इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से लगातार चौंकाने वाले डेटा सामने आ रहे हैं।
सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय देश में 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की निगरानी करता है। केंद्र सरकार के इस मंत्रालय की तरफ से जारी जून महीने की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस वक्त देश में बुनियादी ढांचे को विकसित करने से जुड़ी 1514 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें 713 परियोजनाएं रद्द हो चुकी हैं। यानी 1514 में से 713 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके पूरा होने की तारीख अब पता ही नहीं है। देरी से चल रही 713 परियोजनाओं में से 123 परियोजनाएं 1 महीने से 12 महीने तक लेट हैं, जबकि 122 परियोजनाओं में 13 से 24 महीने की देरी दर्ज की गई है। वहीं 339 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 25 से 60 महीने की देरी से चल रहे हैं, जबकि 129 परियोजनाएं 60 महीने या अधिक की देरी से चल रही हैं। इन परियोजनाओं में देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी और बुनियादी संरचना की कमी भी शामिल है। इसके लिए काफी हद तक ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही को ही जिम्मेदार माना जाता है, जिसकी वजह से 384 परियोजनाओं की लागत तय अनुमान से 4,66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। यानी बुनियादी ढांचे को विकसित करने का जो काम कम पैसे में हो सकता था, उसके लिए अब और 4,66,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इस वक्त चल रही कुल 1514 परियोजनाओं की शुरुआती लागत 21,21,471 करोड़ के करीब थी, जिसकी अब बढ़कर 25,87,946 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। यानी शुरुआती लागत और देरी की वजह से मौजूदा लागत में 4,66,000 करोड़ से ज्यादा का अंतर आ गया है। प्रतिशत में इन आंकड़ों को देखें तो परियोजनाओं की लागत 21.99% बढ़ गई है। ये रकम एक साल में खाद्य सब्सिडी के तौर पर दिए जाने वाले पैसे और गुजरात सरकार के बजट से 2 गुना है। इतना पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट में देरी के कारण जनता को और भरना पड़ेगा। यानी लाल फीताशाही की वजह से किसी भी विभाग के प्रोजेक्ट लटकने का खमियाजा भी आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। न सिर्फ उनको असुविधा होती है, बल्कि सरकारी अधिकारियों की लेटलतीफी वाला रवैया उनकी जेब पर भी भारी पड़ेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक नौकरशाही के लिए सख्त रुख के साथ सख्त नीति अपनाने की वकालत भी करते आ रहे हैं, ताकि लाल फीताशाही के चंगुल में जकड़े नौकरशाहों की लेटलतीफी पर लगाम लग सके। और अब बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की, जिसे पूरा देश बड़े उत्साह से मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। देशवासी देशभक्ति के रंग में रंग गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी अमृत महोत्सव की धूम है। हर की पैड़ी में तिरंगा उत्सव का अलग ही रंग दिख रहा है। पूरी की पूरी हर की पैड़ी तिरंगे के रंग में घुल मिल गई है। संध्या आरती के वक्त देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। रंगत बदली है, फिजा बदली है। देवभूमि का अंदाज बदला है। कहते हैं जिस हर की पौड़ी पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, आजादी के अमृत महोत्सव पर उस हर की पौड़ी का अंदाज बदला है। आज हर की पौड़ी का जर्रा जर्रा तिरंगा है। धर्म की नगरी हरिद्वार में देशभक्ति की रसधारा बह रही है। हर हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। हर किसी के कदम थिरक रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए श्रद्धालु देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मां गंगा की शरण में आए श्रद्धालुओं के दिलों में देशभक्ति हिलोरे मारने लगी है। इस अद्भुत नजारे को देख लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर की पौड़ी पर हर रोज शाम के वक्त मां गंगा की संध्या आरती की जाती है। इस आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। यूं तो हर शाम को आरती का नजारा बेहद विहंगम होता है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में इसका नजारा और भी भव्य और भी खूबसूरत हो उठा है।
आजादी के अमृत महोत्सव को पूरा देश बड़े उत्साह से मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी का अद्भुत नजारा इसी की एक बानगी दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।